हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर में समझेंगे लैच के बारे में। तो लैच क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर हम इसे समझे तो ये 1 बिट स्टोर कर सकता है और इसी वजह से ये मेमोरी एलिमेंट और हमारे जो काउंटर सर्किट होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है। तो जब हम लैच की बात करते हैं तो ये ये लैच का जो फंक्शन होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो इसका जो इनपुट है वो, यानी कि जब तक मैं इनपुट चेंज नहीं करूंगा ये उस बिट को जो उसने स्टोर करके रखी हुई है वो उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात को समझना होगा कि लैच का जो फंक्शन है वो हमारे दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक जो पहले से उसने स्टोर करके रखी हुई है जिसे हम बोलते हैं प्रीवियस स्टेट, और जो हमारा प्रेजेंट इनपुट है वो, यानी कि जैसे हम प्रेजेंट इनपुट को चेंज करेंगे और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर प्रीवियस स्टेट को भी कंसीडर करते हैं तो हो सकता है इसका जो नेक्स्ट स्टेट है वो चेंज हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो चेंज ना हो। अभी हम थोड़ी देर में इसकी वर्किंग समझेंगे तब हम इस पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहां पर जो लैच है वो प्रेजेंट इनपुट पर काफी कुछ डिपेंड करता है, यानी कि अगर मुझे स्टेट को चेंज करना है तो मुझे प्रेजेंट इनपुट जो है उसे चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इनपुट चेंज करते ही मेरा आउटपुट चेंज हो सकता है। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं एसआर लैच की। तो ये दो तरीके से यहां पर क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। पहला नॉर गेट सर्किट है, दूसरा हमारे पास है नैंड गेट सर्किट। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले नॉर गेट की फंक्शन को समझेंगे कि नॉर गेट को यूज करके जो एसआर लैच हम बनाएंगे तो उसका फंक्शन किस तरीके से होगा, और साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि ट्रुथ टेबल हम किस तरह से इसका बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने पहले ही बात की कि भाई हमारा जो एसआर लैच है वो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट इनपुट यानी कि आर और एस। तो यहां पर मैंने ले लिया एस, ये ले लिया मैंने आर, और एक और कौन सा है, प्रीवियस स्टेट, यानी कि जो पहले से इसने स्टोर करके बिट रखी हुई है या जो पहले से स्टोर उसमें है, उसके मेमोरी एलिमेंट में है वो चीज, तो इसको ले रहे हैं हम क्यू। यानी कि तीन जो है इन पर डिपेंड करेगा मेरा कि आउटपुट चेंज होगा या नहीं होगा। अब यहां समझना कि अगर चेंज होता है या नहीं भी हो तो उसमें फंक्शन तो हुआ ना, तो जो स्टेट आएगी उसे हम बोलेंगे नेक्स्ट स्टेट। क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो यहां पर हमने तीन वेरिएबल हो गए हमारे पास। ठीक है, Q, R और S, अगर तीन वेरिएबल होगा तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन, 0 to 7। तो हमें आंख बंद करके पहले क्या करना है, जो 7 जो कॉम्बिनेशन है, जो 7 ग्रुपिक्स हैं उसको हमको यहाँ पर लिख लेना है। 0 से लेकर के 111 तक हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इन तीनों को यूज करके देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है, यानी कि जो आउटपुट पहले था वो चेंज होकर के क्या बना वो बनेगा हमारा नेक्स्ट स्टेट, तो वो हमको निकालना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसकी वर्किंग के लिए। तो यहां पर हमें बात करना है कि एस हम ले लिया हमने 0 और आर भी हमने ले लिया है 0, दोनों हमने क्या ले लिए हैं 0 0। ठीक है, और क्यू, अब यहां पर बात करेंगे आउटपुट हमें कहां लेना है, आउटपुट हम क्यू की तरफ ले रहे हैं ना, क्यू से ले रहे हैं। तो हमने ये मान लिया है कि हमारा जो मेमोरी एलिमेंट है वो कहां लगा हुआ है, बिट को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी एलिमेंट लगा रहे हैं वो कहां लगा रहे हैं, हम क्यू पर लगा रहे हैं। ठीक है, क्यू बार पे हम इसको अभी नहीं ले रहे, हम ऐसा ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन बन रही है, पहली कंडीशन बन रही है R इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो यहां पर दोनों 0 0 के लिए हम क्या क्या ले रहे हैं, 0 0 के लिए हम ले रहे हैं 0 भी लिया हुआ है और यहां पर हमने 1 भी लिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है मेरा जो मेमोरी एलिमेंट है उसमें 0 स्टोर हो और हो सकता है कि 1 स्टोर हो, यानी कोई सपोज पहले कोई इनपुट आया होगा उसकी वजह से या तो 0 मिला होगा या फिर 1 मिला होगा। तो हम दोनों पे चेक करेंगे कि अगर 0 है तो क्या आउटपुट आ रहा है और अगर 1 है तो क्या आउटपुट आ रहा है, क्योंकि एसआर लैच या लैच सर्किट बोले, लैच सर्किट का जो फंक्शन है वो प्रीवियस स्टेट और प्रेजेंट इनपुट दोनों पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है 0 स्टोर हो, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1 स्टोर है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें दोनों के लिए इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर सबसे पहले Q को लिया हुआ है 0। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होगी। भाई यहां पर हमने Q को क्या ले लिया 0, तो 0 सबसे पहले यहां आएगा, 0 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर हमें क्या मिलेगी, 0 0 की वैल्यू मिलती है हमें यहाँ पर 1। तो इस वर्किंग को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको नॉर गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो अच्छे से आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर नीचे लिख रखी है नॉर गेट की ट्रुथ टेबल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और हम जल्दी जल्दी इसकी वर्किंग को कवर अप कर पाए। ठीक है, तो चलो, तो देख रहे हैं हम 0 0 पे क्या आ रहा है 1। अब ये 1 आ गया, जैसे ही ये 0 के साथ कंबाइन हुआ 0 1 मिलाकर मुझे क्या देगा, यहाँ पर 0 1 जो देगा वो ऑलवेज 0 ही देगा। इसका मतलब मेरा जो क्यू बार था वो पहले 1 हुआ जिसकी वजह से क्यू क्या हो गया 0 हो गया। क्या इसमें कोई चेंज हुआ, नहीं, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ठीक है, जो आ रहा है हम वो लिख देंगे, 0 आया हमने 0 लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्यू को हम 1 लिख के देखते हैं कि क्या होगा। जब क्यू 1 हुआ तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यहां पर 1 आया, 1 0 मिला करके क्या मिलेगा
क्यू बार ऑलवेज 0 देगा इस पर, और जब ये 0 यहाँ जाएगा 0 0 क्या मिल जाएगा, q इज इक्वल टू 1। क्या अभी भी कोई चेंज आया? नहीं। ठीक है, जो आया हम उसको लिख देते हैं, 1 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन को लेते हैं, s इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्या करा, हमने ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर लिया। भाई ऑर्डर के हिसाब से क्या आना चाहिए था, 0 1 आना चाहिए था, हमने क्या ले लिया, 1 0 ले लिया। थोड़ी देर में समझेंगे भाई 0 1 को हमने छोड़ा क्यों है अभी। ठीक है, इसकी पूरी वर्किंग को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बड़ी स्पेशल टाइप की ये स्टेप आने वाली है। तो हम सबसे पहले 1 0 को देख लेते हैं। ठीक है, तो S1 R इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा जो इनपुट है अब यहाँ पर ये बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, R हो गया है 0, S हो गया है 1। ठीक है, और Q को सेम वही पहले 0 लेकर के देखेंगे, फिर 1 लेके देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो Q को हम 0 ले लेते हैं। Q बार क्या आ रहा है, सबसे पहले Q बार को चेक करो। यहाँ पर हमने 0 लिया हुआ है, 0 आएगा। 0 1 क्या बताएगा, 0 बताएगा। और इस 0 की वजह से जब ये 0 यहाँ पर शिफ्ट होगा तो Q चेंज होकर के क्या आ रहा है, 0 0 1 आ रहा है। ठीक है, 0 0 1 आ रहा है। ठीक है, जो आया हम लिख लेते हैं, 1 आया, इसके लिए हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। अब हम यहाँ पर Q को 1 लिख के देखते हैं कि क्या होगा। जैसे ही मैं 1 लेता हूँ तो 1 की वजह से ये 1 लिया, यहाँ पर 1 आएगा। 1 1 क्या बनाएगा, यहाँ पर 1 1 0 बनाएगा, और ये 0 फिर से यहाँ जाएगा, तो 0 की वजह से क्या मिला मुझे, Q अगेन 1 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बहुत आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि अगर Q बार 0 तो Q क्या है, 1। यहाँ पे Q बार 0 है, Q क्या है, 1। ठीक है, अगर यहाँ पे Q बार 1 था तो यहाँ पे क्या आया, Q इक्वल टू 0 आया। मतलब Q बार और Q दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, कंप्लीमेंट आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के उल्टा आ रहा है, एक 0 तो दूसरा 1 आएगा ही आएगा। इसका मतलब जो सर्किट का जो फंक्शन है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो आया हम वहां पर इसके आउटपुट को इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब आती है हमारी जो थर्ड स्टेप है, थर्ड ऑर्डर है, हम उसको लेते हैं। अब इस ऑर्डर में हमने जो भी छोड़ा था बीच में से सेकंड नंबर पे, कि अगर मैं R को 1 रख दूं और S को 0 रख दूं तो क्या होगा। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से समझना है। S इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने R को 1 कर दिया है, S को 0 कर दिया है, और अभी हम प्रीवियस जो स्टेट है वो क्या ले रहे हैं, Q इक्वल टू 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। जब Q 0 है तो 0 यहाँ पर आएगा शिफ्ट होकर के, Q बार को क्या बनाएगा, ये पहले Q बार को बनाएगा 1 1 ही आ जाएगा। 1 1 के बाद क्या मिलेगा मुझे, Q इक्वल टू 0 मिलेगा। क्या कोई चेंज आ रहा है यहाँ पर, नहीं चेंज नहीं आ रहा। साथ ही साथ जो Q और Q बार है वो भी कैसे आ रहे हैं, एक दूसरे कंप्लीमेंट ऑर्डर, यानी कि एक 0 तो दूसरा 1, और अगर एक 1 है तो दूसरा 0 आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम Q को 1 लेकर देखते हैं कि 1 लेकर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें। ठीक है, Q को हमने ले लिया, अब 1, तो देखो इससे क्या मिलता है, Q को 1 लेने पर हमने 1 लिया, 1 यहाँ पर आएगा, तो ये Q बार को क्या बना रहा है, Q बार को बना रहा है ये पहले 0, ये 0 यहाँ आएगा, 0 1, अब Q को क्या बना रहा है, फिर से 0 बना रहा है। तो दोनों क्या देखो दोनों एक जैसे आ रहे हैं, Q भी 0 है, Q बार भी 0, या हम ऐसा कह सकते हैं Q बार 0 आया, उसने Q को भी क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो यहाँ कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर, भाई दोनों एक जैसे नहीं आ सकते। तो क्या हम इसे इनवैलिड कंडीशन मान लें, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें थोड़ा सा भी एक चेक और लगाना है। अब इस चेक क्या लगाएंगे, अभी हमने मेमोरी एलिमेंट कहाँ लगाया था, अभी हमने मेमोरी एलिमेंट लगाया था Q पर। अब एक काम करते हैं, Q बार पे लगा के देखते हैं क्या होता है, और इसके साथ हम समझेंगे एक लॉजिकल मेथड, जिससे ये पूरा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब हम मेमोरी एलिमेंट को लगा रहे हैं Q बार पर। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम किसकी, Q बार की है ना, Q बार से प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अब यहाँ पर मेमोरी एलिमेंट को यहाँ लगा दो, और जरा Q बार को क्या 0 था ना, तो Q बार को 0 लेके देख लो, कैसे कोई प्रॉब्लम आएगी क्या। ठीक है, तो हम यहाँ पर Q बार को ही हम पहले 0 ले लेते हैं। अब जरा ये चेक करते हैं कि जब मैंने Q बार को 0 ले लिया तो यहाँ क्या मिला, 1 0 मुझे Q 0 मिलेगा। तो सबसे पहले Q की वैल्यू मुझे 0 मिली, अब ये 0 शिफ्ट होकर के यहाँ आएगा, 0 0 क्या मिला मुझे, Q बार जो मिला वो 1 मिला। जरा देखो कोई दिक्कत आई यहाँ पर, नहीं, देखो जरा Q 0 है तो Q बार क्या आया, 1 आया। दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट ऑर्डर में आ रहे हैं, यानी ये बिल्कुल सही है। अब एक छोटा सा लॉजिकल मेथड देख लेते हैं। भाई अगर हम Q की बात करें तो Q नॉर गेट ऑपरेशन से होकर के आ रहा है, यानी कि R प्लस Q बार का बार मिलेगा। ठीक है, R की वैल्यू भाई अपने क्या ले रखी है 1, Q बार का बार, भाई डिमॉर्गन थ्योरम लगा दो, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर 0 Q मिलेगा, यानी कि रिजल्ट मुझे 0 ही मिलना क्यों। ठीक है, Q बार को चेक कर लेते हैं। भाई Q बार क्या मिलेगा, Q बार मिलेगा मुझे S प्लस Q का बार। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मुझे S की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने, यहाँ पर 0 ले रखी है,
प्लस क्यू मिलेगा, यानी कि मुझे मिलेगा 1 डॉट क्यू बार, मतलब मुझे ऑलवेज क्यू का बार मिलेगा। यानी कि अगर क्यू 0 हुआ तो डेफिनेटली क्यू बार क्या मिलेगा, 1 मिलना चाहिए, और 1 मिलेगा। देखो जरा क्यू 0 ही आ रहा है, क्यू 0, अगर क्यू 0 ही है तो क्यू बार डेफिनेटली क्या होगा, 1 ही होगा। देखो जरा बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर ये पूरी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ ले लेते हैं, s इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, q को हम ले लेते हैं 0। तो सबसे पहले क्यू बार को देखो क्या आ रहा है, दोनों 1 1, यहाँ 0 आएगा तो 1 0 0 मिलेगा, ये 0 यहाँ जाएगा तो q अगेन 0, दोनों एक जैसे आ रहे हैं, नहीं हो सकता। चेक कर लेते हैं, q बार q को हम अब 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो q बार क्या आ रहा है, 1 1 लेने की वजह से 1 1 पर मुझे 0 मिलेगा, फिर से 0 यहाँ गया, 1 0 0 मिलेगा। देखो जरा दोनों एक जैसे आ रहे हैं, दोनों एक जैसे कभी नहीं आ सकते। इसका मतलब हमें ये वाली जो सिचुएशन है वो अवॉइड करनी है। इसे हम बोलते हैं इनवैलिड, क्योंकि Q और Q बार कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। अगर एक 0 तो दूसरे का 1 होना कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये जो कंडीशन होगी वो जाएगी इनवैलिड कंडीशन में, ठीक। तो मेरे ख्याल से अभी पूरी जो टेबल है वो समझ में आ गई होगी। अब इस टेबल से हम बनाएंगे अपनी ट्रुथ टेबल, क्योंकि यहाँ पर हमें दो टेबलों की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। एक हमारे पास ट्रुथ टेबल और एक है एक्साइटेशन टेबल, जो हम बाद में समझेंगे। अभी हमें समझना है ट्रुथ टेबल, क्योंकि जब हम सर्किट डिजाइनिंग की बात करेंगे, सपोज काउंटर मुझे डिजाइन करना है या फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन की बात करनी है, तो वहां पर एक्साइटेशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ वर्किंग को समझने के लिए ट्रुथ टेबल याद होना जरूरी, क्योंकि इतनी बड़ी टेबल को बनाना या इस वर्किंग को फॉलो करना एक लॉन्ग टाइम इसमें लगेगा, तो इतना टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, इसके लिए ट्रुथ टेबल को याद रखना है। तो यहाँ से ट्रुथ टेबल निकालना सीख लेते हैं भाई, कैसे निकालते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं वापस। अब हमने देखो जरा क्या ले रहे हैं, 0 0 ले रहे हैं ट्रुथ टेबल में, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर 0 0 ले रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 0 0 कंसीडर कर रहा हूं, तो जरा ये देखो S और R 0 0 कहाँ दिए हैं, तो हमने ये कॉम्बिनेशन में S और R दोनों 0 0 दिए हैं। रिजल्ट चेक करो क्या है, जब मेरा प्रीवियस स्टेट Q था तो नेक्स्ट क्या मिल रहा था, 0 ही मिल रहा था। जब प्रीवियस स्टेट 1 था तब भी क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। क्या कोई चेंज आया, नहीं। मेमोरी एलिमेंट में जो बिट स्टोर थी वही वापस से मिल रही है, इसका मतलब इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे नो चेंज। और इसको हम कभी कभी नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड कंडीशन भी हम इसे बोलते हैं। नो चेंज भी बोलते हैं और होल्ड कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 0 1 पर। जरा देखो 0 1 और 0 1 हमने ये लिया हुआ है। 0 1 पर क्या मिला, जब ये 0 था तब भी 0, जब 1 हुआ तब क्या गया, वो 0 पे चला गया, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम रीसेट कंडीशन। ऑलवेज मुझे क्या मिलेगा, Q नेक्स्ट 0 ही मिलेगा। ऐसे हम आ जाते हैं 1 0 पर, 1 और 0। जरा देखो 1 0 पे क्या मिल रहा है, जब 0 था तो ये 1, और जब 1 था तब भी क्या मिला, 1। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस कंडीशन को बोलते हैं हम सेट, मतलब जो Qn+1 यानी कि नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो 1 मिलेगी। और 1 1 क्या है भाई, इनवैलिड है। 1 1 इनवैलिड है, 1 1 क्या हो गया, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये बन गई इसकी ट्रुथ टेबल। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सर्किट का वर्किंग समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाँ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना।